24 घंटे में रूस से यूक्रेन तक, ईरान से लेबनान तक मचा गदर। कीव पर 48 घंटे में दूसरा सबसे बड़ा हमला, टारगेट पर अली खामनेई का जनाजा। ज़ेलेंस्की का ऐलान, कीव का बदला लेगा यूक्रेन। मॉस्को पर बहुत बड़े हमले की तैयारी। चार जुलाई से निकलेगा अली खामनेई का जनाजा। जनाजा समारोह में शामिल हो सकते हैं 2 करोड़ लोग। अमेरिका और इजराइल को ईरानी चेतावनी, खामनेई के अंतिम संस्कार पर हमला हुआ तो सर्वनाश कर देंगे। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में नहीं होंगे शामिल उनके बेटे मुस्तफा खामनेई। ईरान को डर, मुस्तफा खामनेई पर हो सकता है हमला। चार जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा खामनेई के अंतिम संस्कार का समारोह। तेहरान पहुंच रहे हैं 90 से 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल और वीवीआईपी। दक्षिणी लेबनान पर फिर इजरायली हमले, टारगेट पर हिजबुल्लाह के मिसाइल अड्डे। इजराइल द्वारा ईरानी नेताओं पर गुप्त हमले की तैयारी। हॉर्मुज पर ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी। पाकिस्तान से लौटते समय इजराइल के निशाने पर थे ईरानी वार्ताकार। अमेरिका ने बचाई कालीबाफ अब्बास अरागची की जान। एक साल में 2 करोड़ ड्रोन बनाएगा यूक्रेन। पुतिन से ड्रोन बदला लेने पर उतारू ज़ेलेंस्की। अगले 24 घंटे ईरान और यूक्रेन पर बहुत भारी। हमले को तैयार इजराइल, खूनी हमले को तैयार रूस। जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चिरहे। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का जनाजा अंतिम यात्रा पर निकलने को तैयार है। पूरी दुनिया से जनाजे में शामिल होने के लिए वीवीआईपी तेहरान पहुंच रहे हैं। भारत से भी प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच चुका है। इस बीच खबर यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर जनाजे पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो ईरान चुन चुनकर अपने दुश्मनों को तबाह कर देगा। खबर यह भी है कि अली खामनेई की जनाजा यात्रा में उनके बेटे खुद मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों की वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं। که دیگه نیستی بینمون قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون یا حسین
رسم ودا با تو چیه 4 जुलाई से खामनेई का निकलेगा जनाजा, खतरे में ताबूत, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का जनाजा पूरी दुनिया में देखा जाने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट साबित होने जा रहा है। ईरान से लेकर इराक तक 4 शहरों में खामनेई की अंतिम यात्रा अमेरिका और इजराइल के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। आखिर ईरान के टॉप लीडर्स को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर अली खामनेई की जनाजा यात्रा या जनाजे पर हमला हुआ तो ईरान सर्वनाश कर देगा। ईरान की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इजराइल खामनेई के जनाजे पर हमला या तो कर सकता है या फिर गुप्त हमले करवा सकता है। डर इस बात का है कि जिस जनाजे में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, अगर उस पर हमला हुआ तो ये पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई अपनी पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये हैरत में डालने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों? हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ईरान के लिए सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई की जनाजा यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनाना शुरू कर दिया है। खबर इसीलिए भी खास है क्योंकि ईरान की IRGC के बेहद ताकतवर कमांडर जनरल अहमद वाहिदी 3 जुलाई को फिर से सामने आए हैं और वो खामनेई के जनाजे से जुड़े प्रोग्राम में जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। या हुसैन टारगेट पर खामनेई का जनाजा, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। ये ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीरें हैं जिसमें अली खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। या हुसैन हमेशा बावरा ईरानी जनता अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे की यात्रा में जुटने के लिए देश भर से तेहरान पहुंचने लगी है। ईरान में काला कफन ओढ़े करोड़ों लोग मातम मना रहे हैं। करीब 4 महीने पहले निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामनेई का पार्थिव शरीर आम लोगों के बीच लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। ये यात्रा ईरान और इराक के 5 शहरों से होकर लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ईरान के मशहद शहर में खत्म होगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजराइल खामनेई के जनाजे पर हमला कर सकते हैं। टारगेट पर खामनेई का जनाजा, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। खामनेई की अंतिम विदाई से ठीक पहले तेहरान से वॉशिंगटन और तेल अवीव तक धमकियों और बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान की सेना ने बहुत बड़ा और खुला ऐलान किया है कि खामनेई के जनाजे पर हमले की साजिश रची जा रही है। ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अंबिया के चीफ कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सीधे अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के राजकीय शोक के दौरान कोई भी गलत फहमी या हिमाकत की गई तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक और पछतावे से भरा होगा। माहौल इस कदर तनावपूर्ण है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सुरक्षा कारणों और इजराइल के डेथ वारंट के खौफ से अपने पिता के जनाजे में शामिल न होने का फैसला किया है।
इस महातनाव की असली आग सुलगना तब शुरू हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तेहरान हिल गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हमारी हिट लिस्ट में हैं और वो मार्क फॉर डेथ हैं, यानी इजराइल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ایشون در قلب و روح و جان ما جا دارن. ایشون ماندنی و جاودانی هستند برای همه ما، برای ایران عزیزمون، برای امت ما و ما هیچگاه با ایشون ودا نخواهیم کرد. یک جمله با ایشون خواهیم بود. یک جمله خطاب به اونهایی که چش دارن خاک ما رو. اونها अली खामनेई 3000 किलोमीटर का जनाजा। अयातुल्ला अली खामनेई को मौत के 4 महीने बाद आखिर कब्र नसीब होगी। उनके पार्थिव देह को सबसे पहले राजधानी तेहरान में आखिरी दीदार के लिए रखा गया। वहां से उनका जनाजा ईरान के कौम होते हुए इराक के नजफ और फिर करबला पहुंचेगा और आखिर में खामनेई के जन्म स्थान ईरान के पश्चिमी शहर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब आप इसका रूट भी समझ लीजिए। 3000 किलोमीटर लंबी होगी ये जनाजा यात्रा। खामनेई का जनाजा तेहरान, क़ूम, करबला, नजफ और फिर मशहद में पूरा होगा। अब इसकी पूरी डिटेल भी जान लीजिए। कुल सफर 3000 किलोमीटर का होगा। ईरान से इराक और वापसी होगी 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक अंतिम यात्रा होगी, जिसमें 6 से 7 दिन का वक्त लगेगा। कुल मिलाकर 5 बड़े धार्मिक और राजनीतिक केंद्रों से जनाजा गुजरेगा। و حماسه و اقتدار و در واقع شکوه ما برای اولین بار بزرگترین رویداد اجتماعی رو خواهیم بود که در عین حالی که اندوهناکن همه مردم ما و بغض درگلو دارن، اما بزرگترین حماسه رو که مؤلفه قدرت ما بیرون آدم نگرانه که وقتی میخوام برگردن آیا نکنه خدایی نکرده براشون اتفاق بیفته. خب این خودش استرس بزرگه. میبینه که اطراف منزلش منازلی این مکانهایی تخریب شدن. اینها فکر میکنم جزای شاید طبیعی ترین در واقع استرس ها باشن تا برسه به استرس های بزرگ و غم های بزرگ مثلا از دست دادن رهبر، زیرساخت های کشور، بیمارستان ها، تخریب بیمارستان. अली खामनेई की 3000 किलोमीटर लंबी जनाजा यात्रा 4 जुलाई से 5 जुलाई तक आम जनता को खामनेई के आखिरी दीदार का मौका दिया गया है। 6 जुलाई को मुख्य जुलूस निकलेगा। तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से आजादे स्क्वायर तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को खामनेई के शव को ईरान के मजहबी शहर क़ूम ले जाया जाएगा, जो शिया उलेमा और मदरसों का सबसे बड़ा केंद्र है। 8 जुलाई को इराक में नजफ और करबला में जनाजा यात्रा निकलेगी। ये इस जनाजे का सबसे हैरान करने वाला और ऐतिहासिक हिस्सा है। पहली बार ईरान के किसी सुप्रीम लीडर का जनाजा सरहद पार करके इराक जाएगा। वहां शिया समुदाय के सबसे पाक मुकाम हैं। जनाजे को नजफ में हजरत अली और करबला के इमाम हुसैन की दरगाहों पर ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के मशहद में खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इराक से लौटने के बाद आखिरी दौर में अयातुल्ला खामनेई की देह को उनके जन्मस्थान वाले शहर मशहद ले जाया जाएगा। खामनेई के जन्मस्थान मशहद में इमाम रजा की पवित्र दरगाह राजकीय सम्मान के साथ यहाँ दफन किया जाएगा। قرار حضرت آقامون رو تشریح کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم. نمیدونم چیکار کنم. فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم. تا ما به بعثت برسیم، تا ما بالاخره بیدار بشیم، تا ما هوشیار इतने बड़े जमावड़े के बीच सुरक्षा एजेंसियों का डर ये है
कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का कोई ड्रोन या कोई आत्मघाती प्रॉक्सी ग्रुप इस जनाजे को निशाना न बना ले। अगले 48 से 72 घंटे बेहद नाजुक हैं। एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे इलाके को दोबारा भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। 7 दिन तक खामनेई की जनाजा यात्रा, मुफ्त में बटेंगी 3 करोड़ रोटियां। 86 साल के अली खामनेई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए थे। 4 महीने बाद अब 4 जुलाई को उनके जनाजे की अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। ईरान ने खामनेई के जनाजे को ईरान का शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन बना दिया है। इंतजामों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जरा देखिए कैसे ईरान की सरकार ने जायरीनों यानी यहां के आस्थावान यात्रियों के लिए 5 करोड़ मुफ्त रोटियों की व्यवस्था की है। तेहरान में बाहरी लोगों के ठहरने के लिए 5000 मस्जिदों, 700 स्कूलों और खेल परिसरों को अस्थायी कैंप बनाया गया है। तेहरान की तरफ आने वाले बड़े एक्सप्रेसवे को केवल बसों और यात्रियों की गाड़ियों के लिए पार्किंग में बदल दिया गया है। जुलूस के रास्तों पर भारी भीड़ को देखते हुए 10 मुख्य पॉइंट्स पर मुफ्त हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट लगाए गए हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के हाथ में सुरक्षा, मशहद में जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से पूरे जुलूस की सुरक्षा की जाएगी। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक खामनेई का जनाजा दुनिया की रणनीति और कूटनीति पर क्या असर डालता है। पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार दूसरी बार मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ऐसे में सवाल ये, अब नेटो का क्या होगा? उधर रूसी हमलों से बौखलाए ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो कीव पर हुए हमलों का बदला मॉस्को से जरूर लेंगे। कीव पर कयामती हमला, पुतिन का अगला टारगेट नेटो। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर साल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे भीषण हवाई हमला किया है। आसमान से आग की ऐसी बारिश हुई है कि कीव की गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। इस महा हमले में अब तक 30 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं। ज़ेलेंस्की की सेना ने भी ठीक इसी समय रूस के भीतर घुसकर वो पलटवार किया जिसने राष्ट्रपति पुतिन को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के ड्रोनों ने रूस के तेल डिपो और फैक्ट्रियों को आग के शोलों में तब्दील कर दिया। पुतिन ने कसम खाई कि वो कीव को पूरी तरह घुटनों पर ला देंगे और अगले 48 घंटे बेहद खौफनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि रूसी मिसाइलें यूक्रेन के नए ठिकानों को मलबे में बदलने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही ये भी खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की ने अपने गेम चेंजर क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का उत्पादन युद्ध स्तर पर करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के हालात और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां ज्वालामुखी की तरह धधक रही हैं और पुतिन अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी आर पार की जंग को मजबूर हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल और जिरकॉन जैसी घातक मिसाइल और शाहिद 136 से टेहरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं।
राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध मैदान नजर आ रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको हमले की फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा भी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने पिछली रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई और 86 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 70 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशन पर भारी नुकसान दर्ज किया गया। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट्स पर मिसाइलें सीधे गिरी हैं, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गई है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो गए। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए हैं, जिसमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उनमें रूस ने जिरकॉन एंटीशिप इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन के हमले किए गए, जिसमें शाहिद 136 और जरान ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके जेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की अपना डबलिन यानी कि आयरलैंड दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। 38 दिनों से यूक्रेन का ऑयल युद्ध, ज्वालामुखी बने रूसी तेल भंडार। 38 दिन से यूक्रेन रूस में घुस घुस कर तेल भंडार, तेल डिपो और रिफाइनरियों को फूंक रहा है। रूसी सेना और पुतिन के कमांडर लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन ने भी रूस की कमजोर नस बन चुके तेल भंडारों पर हमला करके उन्हें धधकते ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं मई मध्य से आज तक हुए हमलों का एक ऐसा डेटा जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने अपने तेल निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध अब 5वें साल में पहुंच चुका है और दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला लगातार तेज होता चला जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की 2 तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले का दावा किया है। हमलों के बाद रूस में ईंधन की कमी बढ़ गई है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार स्वीकार किया है। उन्होंने तेल संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने, ईंधन उत्पादन और आयात तेज करने का आश्वासन दिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 38 दिनों में रूसी तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने कितने हमले किए। यूक्रेन ने पिछले 38 दिनों में 18 से ज्यादा हमले रूस के तेल भंडारों पर किए। रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस की 11 से ज्यादा मुख्य रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले हुए हैं। इनमें रूस की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाइयां शामिल हैं, जहां कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल यानी कि विमान का ईंधन बनाया जाता है। इन 11 से ज्यादा यूक्रेन के हमलों में रूस के मॉस्को, नोर्सी, सिलावियांस, यारोस्लाव, तनेको, कुइबिशेव, तुआगे और सिजरान रिफाइनरी पर हुए हमले हैं। इनमें से मॉस्को और यारोस्लाव जैसी कुछ रिफाइनरियों पर 38 दिनों के भीतर 2 बार हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के 5 से ज्यादा रणनीतिक तेल डिपो और लॉजिस्टिक टर्मिनल पर पिछले 38 दिनों में विनाशक हमले किए। ये वो जगह हैं जहां सेना और घरेलू इस्तेमाल के लिए रिफाइन तेल का स्टॉक किया जाता है या फिर यहां से तेल को ट्रेनों और जहाजों में लोड किया जाता है। यूक्रेन ने रूस के नोवोरोसिस्क ऑयल पोर्ट, तेमरयुक फ्यूल टर्मिनल और मॉस्को क्षेत्र का सोलनेक्नोगोर्स्क पंपिंग स्टेशन पर हमले किए। इसके अलावा यारोस्लाव क्षेत्र के कॉम्बिनेट टैंक डिपो पर भी हुए हमले में एक साथ 15 तेल स्टोरेज टैंक पूरी तरह जलकर खाक हो गए।
इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक 2 से ज्यादा गैस प्लांट तबाह हो गए। यूक्रेन ने इसके अलावा रूस के 2 से ज्यादा गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला किया है। ये हमले यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर किए। यूक्रेन की इस रणनीतिक चोट ने रूस की कुल तेल रिफाइनरिंग क्षमता के लगभग छठे हिस्से यानी करीब 16 से 17% को अस्थायी रूप से ठप कर दिया है। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया जैसे इरकुत्स्क और तोम्स्क क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर भी स्थानीय सरकारों को आम जनता के लिए डीजल पेट्रोल की बिक्री सीमित करनी पड़ रही है। पुतिन ने पहली बार कैबिनेट मंत्रियों के सामने खुले तौर पर स्वीकार किया कि यूक्रेन के लगातार हो रहे ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई हिस्सों में ईंधन की भारी कमी हो गई है और रूस को अपनी इमरजेंसी फ्यूल रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यही वजह है कि पुतिन को कहना पड़ा है कि रूस इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ज़ेलेंस्की का 40वां युद्ध, 40 दिन में पुतिन की हार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान को छू रहा है। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में रूस की पूरी सैन्य ताकत को 40 दिन में पूरी तरह से तबाह करना है। यूक्रेनी सेना को पूरा यकीन है कि पिछले 21 दिनों में जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दर्जन भर शहरों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और उनकी रूसी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन के ताजा हमलों की वजह से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में रूसी सेना बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ 40 दिन का ऐसा युद्ध करना चाहते हैं ताकि रूस हमला करने की बजाय अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए कैसे रूस के खिलाफ 40 दिन के बिजली युद्ध का पहला राउंड शुरू हो चुका है। रॉयटर्स के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 25 जून को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी यानी एसबीयू को 40 दिनों तक रूस पर दबाव बढ़ाने वाला अभियान मंजूर कर लिया। इसका मकसद दरअसल रूस की मिलिट्री ऑपरेशन की पावर को पूरी तरह से कमजोर करना है, खास तौर से रूस के ऊर्जा केंद्र, ईंधन और सैन्य लॉजिस्टिक पर भीषण हमले। 40 दिन के बिजली युद्ध में यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और अपने खुद के घरेलू अपग्रेडेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की रणनीति के मुख्य लक्ष्य बेहद बड़े हैं। यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। बिजली सबस्टेशन और ऊर्जा वितरण नेटवर्क जहां इन पर हमला सैन्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, अब वहां भी हमले होने लगे हैं। रूस के सैन्य एयरबेस, ड्रोन लॉन्च साइट और मिसाइल भंडार पर हमले तय हो चुके हैं। रेलवे जंक्शन और सैन्य रसद यानी लॉजिस्टिक को पूरी तरह से चोक करना है। कब्जे वाले क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। अब वो बेहद खास जगहों के बारे में भी जान लीजिए जहां जहां यूक्रेन जबरदस्त निशाना साध रहा है। क्रीमिया का सेवास्तोपोल जहां ऊर्जा ढांचों पर हमले हो रहे हैं। मॉस्को क्षेत्र पर हमले शुरू हो चुके हैं। रूस के तुला पर भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के क्रास्नोदार में भी यूक्रेनी हमलों से भारी तबाही हुई है। रूस के ऊफा की तेल रिफाइनरियों में भी यूक्रेनी हमलों से भीषण आग लग चुकी है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають 40 दिन का बिजली युद्ध, यूक्रेन के घातक ब्रिगेड का हमला।
यूक्रेन ने साल 2026 में अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के सुदूर इलाकों में घुसकर तेल रिफाइनरियों, पावर ग्रिड और सैन्य हवाई अड्डों पर भीषण हमले कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के 40 दिन के बिजली युद्ध में ऐसे स्वदेशी और पश्चिमी देशों से मिले हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसने रूस की नाक में दम कर रखे हैं। यूक्रेन इस वक्त ड्रोन और मिसाइलों से रूस पर जिस तरह से हमले कर रहा है, वो बेहद हैरान करने वाला है। जेलेंस्की का 40 दिन का बिजली युद्ध पूरी तरह से कम लागत बनाम भारी तबाही के सिद्धांत पर टिका है। FP1 ड्रोन। यूक्रेन 46 लाख के ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर की रिफाइनरी को उड़ा रहा है। क्रॉसबो मिसाइल। ब्रिटिश निर्मित ये 4 करोड़ 40 लाख की मिसाइल रूस पर बहुत भारी पड़ रही है। अमेरिका ईरान डील के बावजूद नेतन्याहू की फौज पीछे हटने को तैयार नहीं है और इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 5 ठिकानों को टारगेट पर लिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड टनल, नेटवर्क और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को भी निशाना बनाया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया कि इजराइल ने शांति वार्ता के दौरान ईरान के वार्ताकारों का सफाया करने की प्लानिंग बना ली थी। ऐसे में सवाल यह है, क्या इजराइल ने मोहम्मद बाकर कालिबाफ और अब्बास अराक्ची के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है? क्या कालिबाफ का डेथ वारंट रिलीज हो गया है? क्या अब्बास अराक्ची का सफाया खामने स्टाइल में होगा? नेतन्याहू ने क्यों कहा तेहरान रिपीट? ईरान में एक जनाजा उठाने की तैयारी है। इधर इजराइल कई जनाजों का बंदोबस्त करने के सिग्नल दे रहा है। इजराइल का स्टाइल है, वो सीधे टॉप टारगेट हिट करता है। एक बार नेतन्याहू के किलर एजेंट ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट पर ले चुके हैं, तो क्या 4 जुलाई को ईरान पर फिर कयामत कहर ढाने वाली है? क्या सुप्रीम लीडर के मातम के बीच मौत का साया मंडराने लगा है? पक्की खबर मिली है कि इजराइल फिर सरप्राइज देने वाला है, क्योंकि ना बम धमाके रुके हैं, न मिसाइलों की मार में कमी आई है। पीस डील को नहीं मानते नेतन्याहू। दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ की पूरी रात बमबारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल स्टॉक को किया तबाह। अब तक जंग में मारे गए 9000 लड़ाके। इजराइल जंग से पीछे नहीं हटेगा। डबल डील को बार बार लगातार जलाता जा रहा है इजराइल। आसमान से लेकर जमीन तक लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इधर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है। अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए दुनिया भर के नेताओं को न्योता भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में बम बरसा रहा था। तेल अवीव की आर्मी ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को जोरदार धमाके से उड़ा दिया। 2 से 3 जुलाई को लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, सिद्दीकीने पर फोड़े बम, घर और बंकर तबाह। बीते 24 घंटे के अंदर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फाइटर जेट और ड्रोन से तबाही वाले बम बरसाए हैं। 2 जुलाई को नाबीते और बिन जबील पर बम गिराकर तबाह किया।
तो 3 जुलाई को सिद्दीकीने में भारी बमबारी की। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर बम बरसाता रहा। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत के बाहरी इलाकों में हवाई हमले किए। इन हमलों में उन सभी टारगेट को हिट किया गया जिनसे इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। जिन अड्डों को दहलाया गया उसमें हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क और मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी शामिल थे। इजराइल डंके की चोट पर लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। इजराइल ने अपने इन ताजा हमलों में 5 टारगेट हिट किए हैं। नाबिते, बिन जबील, हदथा, टायर और सिद्दीकीने। इजराइल जैसा कह रहा है वैसा करके भी दिखा रहा है। नबातिया अल फौका में अस्पताल के नजदीक ड्रोन से हमला किया तो लेबनान के बिन जबील में ब्राशित में फाइटर जेट से बम बरसा दिए। वहीं कुनिन और तायरी कस्बों को ब्लास्ट से दहला दिया। हदथा में इजरायली सेना ने कई घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं टायर और सिद्दीकीने में कई कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन से हमले किए गए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट साफ कह चुके हैं कि इजराइल का लेबनान की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के बफर जोन में तैनात रहेगी। काट्स ने ऐलान किया है कि इजराइल बॉर्डर सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेगा, इसीलिए हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने तक इजराइल की सेना की वापसी नामुमकिन है। मतलब साफ है कि ट्रंप कितनी भी मिन्नतें करें, ट्रंप नेतन्याहू को चाहे जितना डांटें, इजराइल का मिशन हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़कर दुनिया हैरान रह गई है। खबर में दावा किया गया है कि इजराइल शांति वार्ता के दौरान ईरान के वार्ताकारों यानी ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का सफाया करने वाला था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी और कूटनीतिक अधिकारियों को डर था कि अप्रैल में शुरू हुई शांति वार्ता के दौरान अगर ईरान के मुख्य वार्ताकारों को मार दिया गया होता तो फिर बातचीत पूरी तरह पटरी से उतर जाती और बात अमेरिका के हाथ से निकल ही जाती। इसीलिए अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को आगाह किया। अमेरिका ने इसके लिए खाड़ी देशों से मदद मांगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह पूरा दावा पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक और होश उड़ाने वाला दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसी साल अप्रैल में जब अराक्ची और कालिबाफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे, तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। ईरान के अधिकारियों को डर था कि यात्रा के दौरान इजराइल हमला कर सकता है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर के जा रहे विमान को पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों की सुरक्षा दी थी। तेहरान लौटते समय ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को सूचना दी कि इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के 2 लड़ाकू विमान ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके थे। इसी खतरे की वजह से ईरान के विमानों को तेहरान की बजाय मशहद एयरपोर्ट पर उतारा गया, जो अफगानिस्तान के करीब है। इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने सड़क के रास्ते करीब 8 घंटे का सफर किया और आखिरकार वो तेहरान सुरक्षित पहुंच पाए। तो क्या शांति समझौता तोड़वाना चाहता है इजराइल? हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले क्यों नहीं रोक रहा? समझौते के बावजूद लेबनान में निशाना क्यों साध रहे हैं नेतन्याहू? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पहले चलना होगा, उसी तारीख पर जब युद्ध भड़का था, 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को आधी रात में धुआं कर डाला था। सुपर पावर के बारूदी प्रहार में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का सफाया हो गया था। उनके साथ साथ रिवोल्यूशनरी फोर्स के टॉप जनरलों और कमांडरों की तेहरान में मौत हो गई थी।
इस दौरान हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को और नेताओं को भी टारगेटेड हवाई हमलों में मार गिराया गया। इजरायली फौज आईडीएफ का तो यहां तक दावा है कि अब तक के युद्ध में उसने हिजबुल्लाह के 9000 से ज्यादा लड़ाके मार डाले। युद्ध शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह के पास करीब 15 लाख रॉकेट और मिसाइलों का भंडार था। उनमें से 85% से 90% को नष्ट कर दिया गया और अभी हिजबुल्लाह के पास मात्र 8% से 10% स्टॉक ही बचा है। अब भले ही लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मार गिराया, लड़ाका ग्रुप के बुनियादी ढांचे को काफी हद तक तबाह कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। ड्रोन और मिसाइल तकनीक का अपग्रेडेशन है, गुरिल्ला युद्ध और जमीनी पैठ, नागरिक आबादी में अंदर तक पैठ, ईरान की कूटनीतिक ढाल और प्रॉक्सी रणनीति। एक ओर इजराइल पीस प्रोसेस को डीरेल करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर ईरान शांति समझौते के बाद खुद को विनर मान रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजराइल इसी तरह लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देता रहेगा?